हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले 17 सेट हो चुका है और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इस सेट में हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ले रहे हैं। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने असम के सुनहरे मूंगा सील को वैश्विक स्तर पर प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, मिशन स्नेहजोरी। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने असम के सुनहरे मूंगा सिल्क को वैश्विक स्तर पर एक प्रीमियम लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय और असम सरकार के सहयोग से असम के सुनहरे मूंगा सिल्क को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन स्नेहजोरी लॉन्च किया है। मूंगा सिल्क विश्व का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम है जो मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक मूंगा रेशम का लगभग 90% उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन बी सही है, असम में। वैश्विक मूंगा का जो लगभग 90% जो उत्पादन है जो असम में होता है। असम वैश्विक स्तर पर मूंगा रेशम का लगभग 90% उत्पादन करता है। यह रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एक व्यापक क्लस्टर आधारित पहल का हिस्सा है। मूंगा रेशम अपनी सुनहरी चमक और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। इसे असम का जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11-12 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का मुख्य विषय क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, सिटीज फॉर पीपुल, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग। 11-12 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का मुख्य जो विषय था, सिटीज फॉर पीपल, समावेशी और लचीले शहरी भविष्य के लिए ब्रिक्स सहयोग। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी की। आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है और इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2026 तक कितने घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन सी सही है, 75 लाख। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2026 तक 75 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि दिसंबर 2026 तक 75 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिक के बिजली बिल को कम करना है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर कौन सा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, संतोष। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर संतोष नामक व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह चैटबॉट योजनाओं से जुड़ी जानकारी और सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली देश की पहली निजी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यह लैब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा के पास स्थित किस गांव
को भारत का पहला मॉडल सीमा गांव घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, चुमूर गांव को। भारत चीन सीमा के पास स्थित चुमूर गांव को भारत का पहला मॉडल सीमा गांव घोषित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में स्थित चुमूर गांव को भारत चीन सीमा के करीब भारत का पहला मॉडल सीमा गांव बन गया है। सीमावर्ती गांव के विकास वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र से पलायन रोकना है। नेक्स्ट है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाणिज्य वाहनों को हटाने हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि की स्वच्छ परिवहन योजना की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, 9,585 करोड़। दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाने हेतु केंद्र सरकार ने 9,585 करोड़ की स्वच्छ परिवहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्य वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए 9,585 करोड़ की स्वच्छ परिवहन योजना शुरू की है। इससे दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता यानी कि AQI को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, नासा विरोधी पहल ऑपरेशन तूफान द नार्को हंटर किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, केरल के द्वारा। नासा विरोधी पहल ऑपरेशन तूफान द नार्को हंटर केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने युवा आबादी को निशाना बनाने वाले ड्रग माफिया के पूर्व उन्मूलन के लिए ऑपरेशन तूफान द नार्को हंटर का आगाज किया है। केरल पुलिस का गृह विभाग इस नशा विरोधी अभियान को सख्ती से लागू कर रहा है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए किस राज्य सरकार ने तंबाकू और नारकोटिक आधारित खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन डी सही है, नागालैंड। स्वास्थ्य जोखिम को देखते हुए नागालैंड सरकार जो है तंबाकू और नारकोटिक आधारित खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में नगरपालिकों में जियो टैग कचरा शिकायतों के 2 घंटों के भीतर निपटाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही है, स्वच्छ ऐप। पश्चिम बंगाल में नागरिकों में जियो टैक्स कचरा शिकायतों के 2 घंटों के भीतर निपटाने के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कचरा संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 नगरों में शुरू किया गया है। जियो टैगिंग के माध्यम से कचरे की सटीक लोकेशन प्राप्त कर नगर निगम कर्मचारी ने 2 घंटे के भीतर साफ करेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का अनावरण कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी सही है, दमन में। प्रधानमंत्री ने हाल ही में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का जो अनावरण है दमन में किए हैं। पीएम ने दमन में 2,970 करोड़ के विकास परियोजना का अनावरण किया है, जिसे 1340 करोड़ की लागत से बना नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल शामिल है। उसी दौरान लक्षद्वीप के कालपेनी और कदमती द्वीप पर बंदरगाह के विकास के लिए 885 करोड़ के विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य पर श्री विजयपुरम 3 ब्लॉक के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज किया है? तो ऑप्शन सी सही है, अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप के पश्चिमी तट पर श्री विजयपुरम 3 ब्लॉक के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप के समूह पूर्वी तट से 15 किलोमीटर दूर स्थित श्री विजयपुरम 3 ब्लॉक में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज की है। यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें
पूर्ण सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है? तो ऑप्शन डी सही है, शिलांग में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर विकास परिषद के 73 में पूर्ण सत्र की अध्यक्षता शिलांग में की है। पूर्वोत्तर परिषद यानी कि NEC पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अमित शाह ने मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के 73 में सत्र की अध्यक्षता की और नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर चर्चा की। नेक्स्ट है, जमीनी स्तर पर नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नवाचार मित्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जमीनी स्तर पर नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नवाचार मित्र पहल की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मंत्री श्री जयंत चौधरी ने टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार मित्र पहल की शुरुआत की। यह पहल NIES, BUD और NITT और IIT दिल्ली के सहयोग से लागू की जा रही हैं। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षकों के पद नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षकों के पद नाम को बदलकर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। सरकार ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने के लिए निरीक्षकों को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के रूप में नामित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसायी को दंडित करने के बजाय उन्हें कानून का पालन करने में सहायता करना है। नेक्स्ट है, शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के लिए मानक ढांचों के कार्यान्वयन हेतु CSIR और CRRI ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी सही है, हरियाणा के साथ। शहरी सड़कों के पक्कीकरण और हरियाली के लिए मानक ढांचे के कार्यान्वयन हेतु CSIR और CRRI ने हरियाणा राज्य के साथ समझौता किया है। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और हरियाणा सरकार ने NCR में सड़क धूल प्रदूषण से निपटने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौतों से शहरी क्षेत्र में धूल कण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक कितने आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 44.14 करोड़ से अधिक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक जो है 44.14 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी कि NFHS 6 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 0.9 से भी कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है? तो ऑप्शन डी सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो है 0.9 का सबसे कम कुल प्रजनन दर दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी सही है, पश्चिम बंगाल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। पश्चिम बंगाल के आधिकारिक रूप में शामिल होने के बाद अब यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लागू हो गई है।
यह विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? तो ऑप्शन बी सही है, अमित शाह ने। नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का जो शुभारंभ है अमित शाह ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमाओं पर व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को सुगम, पारदर्शिता और सुरक्षित बनाने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। भूमि पत्तन जमीनी सीमाओं के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और परगमन के महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के तहत नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। सहकारिता नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति कार्यान्वयन और निगरानी समिति की पहली बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस नीति का मुख्य विजन जो है सहकार से समृद्धि है, जिसका उद्देश्य सदस्य केंद्रित सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, बालटाल और मीना मार्ग, बालटाल जो है कश्मीर में है और मीना मार्ग जो है लद्दाख में है, को जोड़ने वाली सामरिक जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन सी सही है, 13 किलोमीटर। बालटाल और मीना मार्ग को जोड़ने वाली सामरिक जोजिला सुरंग की जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है। कश्मीर घाटी और लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली 13 किलोमीटर लंबी सामरिक जोजिला सुरंग के निर्माण में महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता हासिल की गई है। जोजिला पास सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। यह सुरंग इस मार्ग को साल भर खुला रखेगी। नेक्स्ट है, 10 जून 2026 को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी सही है, नरेंद्र मोदी। 10 जून 2026 को सड़क के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4399 दिनों के निरंतर कार्यकाल के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निर्बंध कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के सामरिक महत्व के किस द्वीप समूह में बुनियादी ढांचों परियोजना से संबंधित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की है? तो ऑप्शन सी सही है, निकोबार द्वीप में। केंद्र सरकार ने सामरिक महत्व के किस महत्वपूर्ण द्वीप पे बुनियादी ढांचे परियोजना से संबंधित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की है? तो निकोबार द्वीप समूह। केंद्र सरकार ने निकोबार द्वीप समूह में राजनीतिक महत्व और बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास और पुनर्विस्थापन जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की है। ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जिसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। नेक्स्ट है, 11 जून 2026 को नई दिल्ली में संपन्न नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन बी सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 11 जून 2026 को नई दिल्ली में संपन्न हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है विकसित भारत एट द रेट 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए केंद्र और राज्यों की सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो ऑप्शन बी सही है, विकसित भारत
2047 के लिए समावेशी मानव विकास। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का जो विषय रहा है वो है विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर किस योजना के बारे में देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, राहगीर योजना। सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर राहगीर योजना के बारे में देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। रेडियो ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद के लिए राहगीर योजना के बारे में देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना के उद्देश्य सड़क दुर्घटना के दौरान गोल्डन आवर में पीड़ित को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है हाल ही में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, देहरादून उत्तराखंड में। हाल ही में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सेमिनार का जो आयोजन है देहरादून उत्तराखंड में किया गया। व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून उत्तराखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। देहरादून में कई प्रमुख वानिकी और कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है जो ऐसी पहल का समर्थन करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।